इस इंटरव्यू में हिंसा और अन्य परेशान करने वाली घटनाओं का वर्णन है। ये कुछ दर्शकों को विचलित कर सकता है। ये कंटेंट केवल सूचना और पत्रकारिता के उद्देश्य से दिखाया जा रहा है। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन, महिमा मंडन या प्रचार करना नहीं है। कृपया अपने विवेक का इस्तेमाल करें। 3 जुलाई 2026 को ZEE5 पर फिल्म सतलुज रिलीज हुई, जिसे हनी त्रेहान ने डायरेक्ट किया था और जिसमें दिलजीत दोसांझ लीड रोल में थे। इस फिल्म का टाइटल इससे पहले पंजाब 95 था और जैसा कि टाइटल से कुछ कुछ पता चल रहा है, 1995 में पंजाब में जो चीजें हुई, यह फिल्म उसके बारे में बात करती है। फिल्म के केंद्र में है जसवंत सिंह खालड़ा का किरदार, जिसकी पंजाब के इतिहास में बहुत बड़ी अहमियत है। जसवंत सिंह खालड़ा एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे और उन्हें उनके घर के बाहर से अगवा करके टॉर्चर करने के बाद मार दिया गया था। इस पूरे मामले की सीबीआई ने जांच की और उनके किडनैप और मर्डर के लिए जिम्मेदार पुलिस वालों को सजा भी सुनाई गई। आज इंडियन एक्सप्रेस हिंदी पर हमारे साथ जुड़े हैं सतिंदर बैंस जी। सतिंदर जी इस वक्त कनाडा में हैं और पूर्व में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ लगभग 15 साल जुड़े रह चुके हैं। सतिंदर जी ने ही जसवंत सिंह खालड़ा के मर्डर के बाद रिपोर्टिंग की और मई 1995 में इंडियन एक्सप्रेस में छपी उन्हीं की एक रिपोर्ट के चलते उस एब्डक्शन और मर्डर से जुड़ी बेहद जरूरी जानकारियां बाहर आ सकी थी। जसवंत सिंह जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। जी, मैं सीधे 5 मई 1998 की उस खबर पर जाना चाहता हूं जिसकी हेडिंग थी, आई हर्ड 2 शॉट्स एंड आई रैन बैक, खालड़ा हैड स्टॉप्ड ब्रीदिंग। इस खबर की बायलाइन आपकी है और इसे आपने कुलदीप सिंह के हवाले से लिखा है। तो हमें जरा बताइए कि कौन थे ये कुलदीप सिंह और क्या था पूरा मामला। एक्चुअली ये मामला था कि जसवंत सिंह खालड़ा वाज एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं थे, मतलब तो उन्होंने काफी जो अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज हैं वहां पे क्रीमेट हो रही थी, तो उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू की और उनका दोष था कि पंजाब पुलिस है जो यूथ है उसको पकड़ के मार के वहां पे अनआइडेंटिफाइड करके जला रही है। तो उसकी खालड़ा साहब के जो थे, क्योंकि उनके एक ग्रुप था, वो अकेले नहीं थे, 3-4 बंदों का ग्रुप था, तो वो इस पे जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो पुलिस जो नहीं चाहती थी कि ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन हो, तो उसी के सिलसिले में उनकी किडनैपिंग हुई थी। 5 जब 6 सितंबर को किडनैपिंग हुई है, तो क्योंकि पुलिस ने पहले समझाया उनको 2-4 बार, लेकिन वो जब नहीं बात बनी तो उनको किडनैप कर लिया गया। तो इसमें जो कुलदीप सिंह है, कुलदीप सिंह वाज एक टीएस स्पेशल पुलिस अफसर कहते थे, एसपीओ, लेकिन वो लोएस्ट रैंक इन द पुलिस। तो वो उस वक्त भी साथ थे जब किडनैपिंग हुई थी, और फिर जब बाद में उनका पुलिस ने कस्टडी में मर्डर किया तब भी वो ही वाज देयर। तो कुलदीप सिंह क्योंकि साथ रहा तो वो एक आई विटनेस था मेन, जिसको सब पता था कि क्या क्या हो रहा है। कुलदीप सिंह की एक छोटी सी मैं आपको और बता दूं बैकग्राउंड, कि ये पहले शिमला में एक नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट है, पंजाब का ही है वो, और वहां पे ही पंप ऑपरेटर लगा हुआ था। तो वहां कुछ कश्मीरी मिलिटेंट्स हैं जो वो आके रहने लग गए। तो ये जब अपने घर आया, इसका घर तरन तारण के पास ही है पंजाब में, तो छुट्टी आया था घर, तो इसने किसी फ्रेंड को ये बात बताई कि वहां पे कश्मीरी मिलिटेंट रहते हैं। तो वो जो लड़का था जिसको बताया, वो आगे पुलिस का कोई इन्फॉर्मर था या जानकार था किसी का, पुलिस अफसर का, तो उसने आगे पुलिस को बता दिया। तो पुलिस ने वहां पे नाथवा झाकड़ी जाके प्रोजेक्ट के ऊपर रेड की और वहां से 7-8 जो कश्मीरी मिलिटेंट थे वो पकड़े गए, और वो पकड़ के लाके इन्होंने, पंजाब पुलिस ने क्लेम किया कि हमने ये जो कश्मीरी मिलिटेंट्स हैं, टेररिस्ट हैं, उनको पकड़ा है वहां से। तो ये उनकी पुलिस की फिर नजर में आ गया कि चलो काम का बंदा है, इसको अपने साथ रख लेते हैं, तो इसको ये फिर अपने साथ ले आए। तो यहाँ पे इसको रखा अमृतसर तरन तारण पुलिस में, जब चबहाल एक पुलिस स्टेशन है, तो वहां पे इसकी अपॉइंटमेंट हुई थी। तो वहां पे एसएचओ थे सतनाम सिंह, जिन्होंने किडनैपिंग करवाई, और वो उसके साथ ही ड्राइवर था। तो इसको जब ये सारा कुछ चल रहा था तो इसको प्रॉमिस किया गया था कि तू अभी हम एसपीओ रख लेते हैं, लेकिन बाद में तुझे हम फुल कांस्टेबल बना देंगे पंजाब पुलिस में। तो हुआ ये कि कांस्टेबल नहीं बनाया गया इसको। तो इसको ग्रज था कि मुझे कांस्टेबल नहीं बनाया और मैंने इनका साथ दिया पूरा। तो ये हमारे पास आया था कि ये ग्रज लेके कि मेरी ऐसे ऐसे पोस्टिंग थी मेरी यहाँ पे, तो मैंने खालड़ा कत्ल केस में इनके साथ दिया और मुझे ये कांस्टेबल नहीं बना रहे। तो जब इसने बात की तो इट वाज वेरी सेंसिटिव इशू, तो मुझे भी लगा कि बहुत बड़ी बात है अगर ये बता रहा है। उस वक्त जब ये हमारे पास आया, सीबीआई की इंक्वायरी चल रही थी,
क्योंकि इनकी मिसेज थी जसवंत सिंह खालड़ा की, परमजीत कौर खालड़ा। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली थी, जिसके सीबीआई की इंक्वायरी ऑर्डर हो गई थी। एक उसकी सीबीआई इंक्वायरी हुई थी कि डिसअपियर हो गए हैं, एक उसकी खालड़ा साहब, और दूसरी थी कि जो डेड बॉडीज हैं उसकी दो इंक्वायरी चल पड़ी थी। लेकिन पुलिस को भी ये नहीं पता चल रहा था कि खालड़ा है कहाँ। सीबीआई इसकी इंक्वायरी कर रही थी, लेकिन कुछ नहीं पता चल रहा था। उन्होंने ट्राई की थी पहले भी कुलदीप सिंह को करने के बात करने की, लेकिन इसने कुछ बताया नहीं था, क्योंकि अभी उस पुलिस में ही था वो। तो जब ये मेरे पास आया तो फिर मैंने इसको बात की, तो इसने फिर मुझे सारी डिटेल उसकी बताई। फिर इसको मैंने परसू किया, थोड़ा सा मोटिवेट किया कि तू बता दे, अखबार में आएगा तो कुछ नहीं होगा तुझे। डर रहा था बहुत ज्यादा, ये कह रहा था कि पुलिस मुझे मार देगी, वो कर देगी। तो इसने फिर हमें सारी बात बताई। जरा वो प्रोसेस थोड़ा डिटेल में बताइए, क्योंकि खालड़ा जी को पुलिस डिटेंशन में टॉर्चर किया गया था और मारा गया था, और इस कुलदीप जो है ये इस पूरे कृत्य में शामिल थे। आई एम वेरी श्योर कि आपको उन्हें बहुत कन्विंस करना पड़ा होगा, जी क्योंकि कोई अपने लिए ही गड्ढा नहीं खोदता है। और कुलदीप अगर वो पूरा बयान देते, ये सब कुछ बताते, तो उनके साथ वैसा ही कुछ होता। तो कैसे आपने उन्हें कन्विंस किया? पूरा मामला क्या था, जरा अब विस्तार से बताएं। ऐसा था कि ये पहले एक मेरे दोस्त और थे वहां पे जर्नलिस्ट, ये उनको भी मिला था जाके। लेकिन वो वहां पे उस वक्त ना पुलिस का बहुत ज्यादा वो था, दबदबा था, यानी कि पुलिस राज ही था एक तरह का। तो मीडिया भी जो खुल के नहीं बोलता था पुलिस के खिलाफ। तो जर्नलिस्ट डरते थे कि अगर हमने कुछ लिखा तो कल को हमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए कोई अवॉइड करते थे। तो एक हमारे पंजाबी अखबार थे वहां पे, उसके पास गया था ये। तो उसने जब बात सुनी तो वो कहता कि तू ऐसा कर, तू इंडियन एक्सप्रेस में चला जा। वहां पे मेरा नाम लिया कि सतेंद्र बैंस को मिल लो जाके, तो वो कर सकता है तेरी स्टोरी, मैं तो नहीं कर सकता। तो देन ही रेफर टू है, मेरे पास आया। तो मैंने फिर इसको बताया कि ये इसको सबसे बड़ा डर ये था कि मुझे अगर आज मैं सब कुछ बता दूंगा आपको तो मुझे पुलिस मार देगी। तो इसका बेसिक ये था कि आप मेरी अपॉइंटमेंट के बारे में बात कर लो और मुझे रेगुलर करवा दो वगैरह वगैरह, ऐसा था इसका इश्यूज पहले। तो जब इसको मैंने बैठा के समझाया, हमने काफी टाइम लाया, आधा पौना घंटा इस पे लगाया कि ऐसा है तो बता दे। फिर ये कहता कि चलो मैं बता देता हूँ आपको, लेकिन मेरी प्रोटेक्शन का क्या होगा। तो हमने चलो इसको इंश्योरेंस दी कि आपकी गवर्नमेंट में बात करेंगे या पुलिस को बात करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इसने फिर जब हमें डिटेल दी सारी कि मैं खालना साहब की किडनैपिंग से लेके किलिंग तक में साथ में था। एज ही वाज नॉट टॉर्चर करने वालों में नहीं था, लेकिन ही वाज ड्राइवर और यू कैन से कि फैसिलिटेटर था। कि जैसे खालड़ा साहब को जेल में खाना दे दिया वहां पे जहाँ पे रखा हुआ था, या पानी पिला दिया, लाइक दैट ही वाज पेटी जॉब्स करता था। तो जब इसने सारा बताया तो एकदम मैंने फिर अपने एडिटर थे हमारे उस वक्त, कंवर संधू, तो मैंने उनसे बात की कि ऐसा ऐसा इशू है, तो ये मामला बड़ा सीरियस है कि इतने महीने हो गए उनकी किडनैपिंग हुई यार, पता नहीं चला, लेकिन ये बंदा सब कुछ बता रहा है। तो हमने वेरीफाई कर लिया था कि ये कुलदीप सिंह कौन है। हमने भी 2 दिन लिए स्टोरी करने को, 3 तारीख को मेरे पास आया था ये। तो 4 को मैंने स्टोरी भेजी, 5 को फिर इसकी डिस्कशन हुई मेरी एडिटर के साथ, तो 5 तारीख को फिर ये गई, और 6 मई को ये 1996 को छपी थी। तो उसको इस बात के लिए कन्विंस करने में टाइम लगा हमें, जरूर आधा पौना घंटा लगा कि कुछ नहीं होगा, तो डोंट वरी अबाउट, डू इट। तो फिर इसने सारा कुछ हमें डिटेल्स उस वक्त बताई थी। लेकिन बाद में पुलिस ने इसका घर रेड की। फिर इसने एप्लीकेशन भी दी कि मुझे सीआरपीएफ की प्रोटेक्शन चाहिए। लेकिन वो तरनतारन के एसएसपी उस वक्त और आ गए थे, जसमिंदर सिंह, तो उन्होंने फिर इससे लिखवा के ले लिया कि मुझे सीआरपीएफ की प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। तो वो कोर्ट के ऑर्डर थे एक्चुअली प्रोटेक्शन देने के, ये कोर्ट में गया था। तो उसके बाद फिर ये अंडरग्राउंड हो गया कि मुझे मार ना दे। तो मैं हमारे साथ कांटेक्ट हुआ 1-2 बार इसका। उसके बाद ये बाद किसी गुरुद्वारा में ये छुपा हुआ था वहां पे। तो जैसे बाद में हमें पता चला कि जब ये सारी कन्विक्शन होने से पहले, लेकिन इसकी गवाही हो चुकी थी कोर्ट में, तो इसे इसका मर्डर कर दिया गया था। तो ही वाज किल्ड। वो आज तक नहीं पता चला कि किसने किया, कैसे किया। तो प्रोबेबली पॉसिबिलिटी है कि पुलिस ने इसको मरवा दिया होगा उस वक्त। परमजीत कौर जो खालड़ा जी की पत्नी हैं, वो कहती हैं कि 6 सितंबर के उस रोज जब उन्हें किडनैप किया गया और वो कभी घर वापस नहीं आ सके, वो कहती हैं कि उस रोज वो आपसे मिलने वाले थे।
वो हमारे ऑफिस आने वाले थे, लेकिन मैं उस वक्त वहां पे नहीं था। तो मेरी एक्चुअली, आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं इसमें, जो मेरी पोस्टिंग हुई थी इनकी किडनैपिंग के इमीडिएटली बाद हुई थी। जब इनकी किडनैपिंग हो गई थी तो मैं वहां पे, मेरी पोस्टिंग हुई थी, तो फिर उसके बाद फॉलो अप मैंने किया था सारा। आपको इस घटना के बारे में कैसे पता चला? आपका पहला थॉट क्या था जैसे ही आपको इसके बारे में पता चला? आपने इस स्टोरी को कैसे परस्यू करना शुरू किया? देखो, जब पुलिस ले गई और उनका कुछ पता नहीं चल रहा था, तो उसके बाद एक ये प्रिज्यूम कर लिया गया था कि पुलिस ने उनको मार दिया होगा, क्योंकि उस वक्त अगर पुलिस किडनैप करती थी तो नेचुरली वो किडनैप करके उसके बाद टॉर्चर करती है। टॉर्चर करके बहुत से केस ऐसे थे कि टॉर्चर करने के बाद बंदे की हालत ऐसी हो जाती थी कि उसको जिंदा छोड़ना भी मुश्किल होता है। तो ये इस केस में नहीं, बहुत से केसों में ऐसी बात हुई थी कि पुलिस हमें भी बताते थे कई पुलिस अफसर के, जब हम टॉर्चर करते हैं और उसकी हालत ये हो जाती है कि अगर ये जिंदा बच गया तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम होगी, तो मार देते हैं। तो ऐसा चल रहा था वहां पे। तो सबने ये सोचा था कि हो सकता है मार दिया हो, लेकिन इसका सबूत कोई नहीं था। देयर वाज नो एविडेंस क्लियर, ना सीबीआई के पास था, ना मीडिया के पास था। सिर्फ वो जो पांच छह पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने ये सारा किडनैपिंग की, अजीत सिंह संधू थे वहां पे, एसएसपी थे तरन तारण में, जिन्होंने सारा ये प्लान किया था। तो ये उनको ही पता था। लेकिन जब एविडेंस नहीं मिल रहा था, तो जब कुलदीप सिंह ने आगे बात बताई, तो वो एक आप कह सकते हो कि स्केल्टन केम ऑफ आउट ऑफ बोर्ड, है ना। तो हमें पता चला कि ये है। तो फिर हमने बहुत उसको सेंसिटिवली हैंडल किया, और बाद में वो स्टोरी जो जो इसमें मूवी में भी क्लिपिंग इसकी लास्ट में दिखाई गई है, और इसके बेस बेस बना के फिर सीबीआई ने कुलदीप सिंह को ट्रेस किया और उसकी गवाही करवाई। आपने एसएसपी अजीत सिंह संधू का नाम लिया। मैं ये सवाल बाद में पूछने वाला था, लेकिन अभी पूछ लेता हूं। उनके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। लोगों के बीच कैसा परसेप्शन था? पुलिस वालों के बीच उनकी क्या छवि थी? उनके इर्द गिर्द क्या माहौल था? एक्चुअली वो ना, ही वॉज वेरी, आप कह सकते टफ टफ कॉप कह लो, या वेरी, ही वॉज कॉल्ड बच्चर, मतलब बच्चर टाइप उसकी थी। इमेज बहुत ज्यादा खराब थी, लोग तो डरते थे उससे, इवन पुलिस वाले डरते थे। मतलब ही वो, उसका अगर कोई भी पोज करता था, वो पुलिस वाला हो चाहे कोई भी हो, लेकिन वो मतलब उसको गोली चलाना तो उसके लिए 1 मिनट का काम था। और उसका रेपुटेशन ऐसा था कि उसके रोज शाम को मतलब कुछ ना कुछ 5-7 लड़के मार के ही वो सोता था, और शराब बहुत ज्यादा पीता था। तो एक मुझे इंसिडेंट याद, कोट करता हूँ मैं आपको, कि एक जर्नलिस्ट थे वहां पे, कुछ जर्नलिस्ट पुलिस के साथ मिले भी हुए थे। तो एक जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट भेज दी न्यूज़पेपर को कि 4 बंदे मारे गए पुलिस इनकाउंटर में, लेकिन वो इनकाउंटर हुआ नहीं था। इसने बताया होगा उसको, जर्नलिस्ट को, कि आज हम एक एनकाउंटर करेंगे, शाम को 4 बंदे मारने हैं वगैरह वगैरह। तो वो एनकाउंटर हुआ नहीं, किया नहीं यानी उन्होंने। तो रिपोर्ट तो चले गई। तो जब रात को न्यूज़पेपर छप गया, उसमें खबर थी कि 4 बंदे एनकाउंटर में मारे गए हैं तरन तारण में। तो उस जर्नलिस्ट ने रात को मिडनाइट फोन किया इसको, अजीत सिंह संधू को, कि आपने वो, मैंने तो खबर भेज दी और खबर लगी, एनकाउंटर हुआ नहीं अभी तक। तो अजीत सिंह संधू ने उस वक्त रात को लड़के निकाल के, 4 लड़के मार के, उसकी न्यूज को जस्टिफाई करने के लिए लड़के मारे थे 4। तो इस तरीके का उसका रेपुटेशन था। ये मतलब उसकी एक उसको क्या कहते हैं कि उसको पुलिस ने पूरी छूट दी हुई थी कि आप जो मर्जी करो, नो बडी विल आस्क यू एनीथिंग। तो ये उस वक्त रेपुटेशन था। सतिंदर जी, आप उस दौर को एक बार याद करें। आई एम श्योर कि आपको बहुत सारे लोगों से आपको मिलना हुआ होगा कहानियों के लिए, अपनी रिपोर्ट्स के लिए। तो लोगों के मन में खालड़ा जी की कैसी छवि थी? उनके बारे में लोग क्या सोचते थे? लोगों को था कि हाँ, ये क्योंकि वो जो एरिया है ना, गुरदासपुर बॉर्डर एरिया है, गुरदासपुर, अमृतसर और तरनतारन, ये 3 डिस्ट्रिक्ट है, इसी में ज्यादा इम्पैक्ट था इस चीज का। तो वहां पे लोगों को एक लगता था कि ही इज अवर सेवियर, तो हमें हेल्प करने के लिए आए। क्योंकि हर गांव में 5-7 लड़के थे जो गायब थे, और उनकी पता नहीं चल रहा था कि कहाँ गए। तो जब इसने गांव गांव जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की, तो लोगों ने सपोर्ट की। बहुत से प्रोटेस्ट भी हुए इनकी सपोर्ट में वहां पे अमृतसर में। जब इनको किडनैप कर लिया गया, उसके बाद बहुत प्रोटेस्ट होते थे। बहुत सी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बाहर से, दूसरी स्टेटों से भी आते थे। एक राम कुमार नारायण थे शायद उनका नाम, आंध्र प्रदेश से थे वो। तो वो भी वहां पे आए, उन्होंने भी काफी काम किया फिर इसके ऊपर बाद में। तो उनका रेपुटेशन तो ये अच्छा था। लेकिन ये खालड़ा साहब अकेले नहीं थे, इनकी टीम थी।
ये चार चार या पांच बंदे थे, जिनमें तो एक रणजीत सिंह जो बाद में विटनेस भी बना है इसमें, जिसने किडनैपिंग के टाइम देखा था। तो ही वाज स्टूडेंट एट दैट टाइम, लेकिन ह्यूमन राइट्स का काम इनके साथ करता था। तो एक ये थे, कृपाल सिंह रंधावा थे, एक जसपाल सिंह ढिल्लों थे। तो ऐसे चार पांच बंदों की टीम थी, तो ये करते थे। और क्योंकि अकेले बंदे को का काम नहीं है, लेकिन हाँ, ही वाज लीडिंग लीडिंग ऑल ऑफ देम। तो उसमें रेपुटेशन वाइज तो लोग लोग प्यार करते थे इनको। एक चीज और मैं ये पूछना चाहता हूं कि मैं एक नॉन पंजाबी बैकग्राउंड से आता हूं, यूपी में रहा हूं, और जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था मेरी उम्र भी बहुत छोटी थी। तो आगे चलकर इन सारी चीजों के बारे में मुझे जो भी पता चला वो किताबों के जरिए, अखबारों के जरिए पता चला। तो उस समय के बारे में आप बताएं जरा, और उस घटना तक आने पर कैसा बिल्डअप हुआ था, कैसे क्या हुआ था, अगर उसे एक जरा समराइज करके आप बता सके तो। ये एक्चुअली सब हुआ है 1984 में, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ है ना, गोल्डन टेम्पल के ऊपर आर्मी का अटैक हुआ है। तो उसके बाद ये ज्यादा हुआ है। संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले थे, तो उनके टाइम में शुरू हो गया था। इससे ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले हो गया था थोड़ा, मिलिटेंसी की जो पंजाब में आ गई थी अर्ली 80s में। 84 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, लेकिन उसके बाद फिर जो यूथ था वो ज्यादा हो गया। उनको एक तरह से आप कह सकते हो सेंटिमेंटली थोड़ा सा अब डिस्टर्ब हो गया सारा। तो वो फिर ये ऐसी किलिंग्स वगैरह होने लग गई। बहुत से रिफॉर्म्स जैसे शुरू कर दिए इन्होंने, मिलिटेंट ग्रुप बन गए। गब्बर खालसा था, खालिस्तान कमांडो फोर्स थी, खालिस्तान टाइगर फोर्स, ऐसी कुछ फोर्सेस जो बन गई, एक पंथक कमेटी बन गई, ठीक है ना। तो ऐसे जो ग्रुप बन गए, तो फिर इन्होंने अपनी सोशल रिफॉर्म शुरू कर दी। बल्कि लोगों को ऐसे शादी पे 11 से ज्यादा बंदे नहीं लेके जाने, आप नशे नहीं करने वगैरह वगैरह, ऐसी चीजें, बच्चों के कौन सी ड्रेस डालनी है स्कूल में। सो ये सारी चीजें पंजाब में हो गई। एक तरह से पूरी तरह से कैप्चर हो गया था पंजाब उस वक्त के, इनकी कमांड चलती थी उस वक्त। तो उस इसी के बाद जब लगा गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा होगा कि ये हाथ से निकल गई है बात, तो ये सारा कुछ फिर आगे जाके जो हुआ, ये केपीएस गिल की अपॉइंटमेंट हुई डीजीपी। तो वो फिर उसी के बाद शुरू रोल हुआ इनका, खालड़ा साहब का। खालड़ा साहब पहले बैंक में नौकरी करते थे। बैंक में इनके पास एक दो केस आए ऐसे, आते थे गांव से लोग पैसे लोन लेने के लिए। लोन किस चीज लिए चाहिए कि पुलिस ने हमारा लड़का पकड़ लिया, उसको छुड़वाना है, तो पैसे चाहिए। तो ऐसे केस आते थे, तो ही फेल्ट के ये मुझे कुछ करना चाहिए। तो इन्होंने नौकरी छोड़ के फिर ये ह्यूमन राइट्स का यही काम किया, और बहुत से लोगों की मदद भी की उस वक्त में। और क्या आपको वो दिन याद है जब सीएम बेअंत सिंह की हत्या हुई थी? तो वो खबर आप तक कैसे पहुंची थी? जी, उस दिन के बाद चीजें कैसे बदली, क्या रिपरकशंस हुए, उसके क्या माहौल था? देखो, बेअंत सिंह जब थे चीफ मिनिस्टर, तो केपीएस गिल डीजीपी थे। तो ये एक बाहर सबको पता था कि केपीएस गिल बेअंत सिंह की मानता नहीं है। तो वो अपनी कमांड चलानी चाहता, और बेअंत सिंह चाहता था कि मेरी सुनी जाए। तो आपस में दोनों का टकराव था। और जब ये मर्डर हुआ बेअंत सिंह का, असैसिनेशन हुई, उस वक्त ये एक र्यूमर ये भी चला था, थ्योरी ये भी चली थी कि केपीएस गिल का कहीं ना कहीं इसमें हाथ है मरवाने में। तो क्योंकि इनको बेअंत सिंह अपोज कर रहा था एक्सटेंशन इनकी, कि एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। तो उनके लेकिन मर्डर के बाद आई थिंक नेक्स्ट डे इनको फिर एक्सटेंशन मिल गई थी डीजीपी की। तो एक ये थ्योरी थी कि हालांकि बेअंत सिंह जो, क्योंकि वो तो इलेक्टेड थे, उनको लगाया भी इसलिए क्योंकि उस वक्त इलेक्शन हुई थी, तो बहुत कम वोटिंग हुई थी, 5-10% वोटिंग हुई थी। तो ये कांग्रेस की गवर्नमेंट उस वक्त बनी थी। तो लेकिन केपीएस गिल का था कि ये पुलिस को फ्री हैंड देना चाहिए, हमें हैंडल करने दो, आप अपना काम करो। तो वो कन्फ्रंटेशन जो थी दोनों में, वो उस वक्त चल रही थी। और केपीएस गिल ने आखिर तक अपनी कमांड नहीं छोड़ी। वो जो करना चाहते थे उन्होंने किया, क्योंकि उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से सपोर्ट थी। सतेंद्र जी, आपने ये फिल्म देखी है सतलुज? जी जी, मैंने देखी है। कैसी लगी आपको, और कितनी फैक्चुअली करेक्ट है, और इसके बारे में आपको कैसा लगा?
इसके बारे में बताइए जरा। फिल्म फैक्चुअली करेक्ट है, इसमें 99% जो है चीजें वो जो हुई है एक्चुअली वो उसमें बताई गई है, मतलब कुछ गलत नहीं है उसमें, टोटली आई एग्री के स्क्रिप्ट में। हाँ, थोड़ी इसमें इश्यूज हैं, जैसे मेरी इंफॉर्मेशन ये थी कि जो खालड़ा साहब को गोली मारी है वो सतनाम सिंह एसएचओ ने मारी है लास्ट में, जिस दिन 17 18 अक्टूबर को जिस दिन मारा है। तो लेकिन पुलिस इसमें मूवी में दिखाया गया कि अजीत सिंह संधू जो एसएसपी थे उन्होंने आके वहां पे गोली मारी है, तो एक थोड़ा सा ये डिफरेंस मुझे नजर आया। बाकी तो सारे बहुत ज्यादा है इसमें, थोड़ा सा जो फिल्म में होना चाहिए था। और जो अजीत सिंह संधू को एक्चुअली उसने, ये तो एक केस था, बहुत से केस और भी थे, थोड़ा उनको भी ऐड कर सकते थे इसमें, भले इनका फोकस था सिर्फ खलड़ा के ऊपर। तो ऐसे एक इंसिडेंट था वहां पे, जैसे बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ था उस वक्त, तरनतारन में एक बाबा चरण सिंह होते थे, डेरा था उनका। तो इसने अजीत सिंह संधू ने इनको किडनैप कर लिया, तो किडनैप करके टॉर्चर किया, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी बहुत ही डेरे की, तो इनका था कि प्रॉपर्टी वगैरह हम हथिया लेंगे। तो फिर उसको टॉर्चर करके इन्होंने बहुत बुरी तरह से मारा था, जीप से दोनों टांगे बांध के, एक इधर एक इधर, तो बीच में से इनको फाड़ दिया था। तो ऐसी इतना मतलब क्रूअल था ये अजीत सिंह संधू, तो उसको थोड़ा और हाईलाइट कर सकते थे इसमें मूवी में। बाकी ठीक है, मूवी में फैक्चुअल है, कोई गलत नहीं दिखाया गया। और मीडिया का रोल भी इसमें थोड़ा मिसिंग है, वो क्लिपिंग तो जरूर दिखाई है, लेकिन हाउ ये स्टोरी कैसे आई आगे सामने वो थोड़ा मिस कर गया ये। और इस फिल्म से जुड़ा हुआ एक एंगल ये चलता है कि जो सरकार थी उस वक्त वो तो कांग्रेस की थी, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि अभी की जो सरकार है वो इस फिल्म को हटा रही है? क्योंकि अगर भाजपा चाहे तो ये कह सकती है कि देखो कांग्रेस के राज में क्या क्या होता था, लेकिन अच्छा, इसका एक और एंगल ये भी है कि कहा जाता है कि ये फिल्म जो है वो एंटी स्टेट पावर्स को मौका दे सकती है प्रोवोकेशन का, कुछ गड़बड़ करने का। देखो, मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर गवर्नमेंट ने हटाया है इसको, तो मोस्ट प्रोबेबली इसलिए हटाया होगा क्योंकि जो पंजाब में मिलिटेंसी थी ना, तो उसमें सब पार्टियों की उस वक्त सहमति थी इस बात की कि यहाँ पे पुलिस एक्शन होना चाहिए, उसमें चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। तो दैट वाज स्टेट पॉलिसी, नो कि किसी कांग्रेस की पॉलिसी नहीं थी वो कि मारना हो, इट वाज स्टेट पॉलिसी टू एलिमिनेट द इंसर्जेंट्स एंड, है ना, तो मिलिटेंट खत्म करना। तो स्टेट पॉलिसी को थी, जैसे केपीएस गिल को प्रोटेक्ट किया गया, उसके बाद तो बीजेपी सरकार आ गई थी कांग्रेस के बाद। सीबीआई के केस में नाम बोलता था इसका केपीएस गिल का, लेकिन किसी भी केस में उनकी कन्विक्शन नहीं हुई, ना ही सीबीआई ने उसको आगे परसू किया। तो इट वाज स्टेट पॉलिसी केपीएस गिल को प्रोटेक्ट करना भी, और ये जो ऑपरेशन हुआ है पंजाब में वो भी। तो अगर बीजेपी ने किया तो इसलिए किया होगा क्योंकि बीजेपी ने भी ऐसी कई स्टेटों में स्टेट पॉलिसी के अकॉर्डिंगली, चाहे छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट का हो गया है और जगह होगा, तो वो गवर्नमेंटों ने किया। लेकिन वो गवर्नमेंट किसी की भी हो, बीजेपी या कांग्रेस, जब स्टेट एक्ट करती है तो वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करती है, जिसमें आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हो गई, आपके दूसरी फोर्सेस हो गई, तो इनका एक इनके ऊपर एक, जैसे हम डीप स्टेट बोल देते हैं ना, वो एक काम करती है। तो मुझे लगता है कि ये सारा इसलिए रोका गया कि हालांकि बीजेपी को, जैसे आपने बताया कि इलेक्शन में इसका फायदा हो सकता है, और जो इसका इम्पैक्ट होना था वो हो चुका, मूवी का ऑलरेडी इतनी सर्कुलेट हो गई है ये मूवी पंजाब में, तो गांव गांव में दिखाई जा रही है। तो मुझे लग रहा है कि ओटीटी के ऊपर इसको रिलीज कर देंगे दोबारा से, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है। तो इसका फायदा लेगी बीजेपी, क्योंकि पंजाब में ऑलरेडी ना कुछ रेडिकल एलिमेंट्स हैं जो वो एक्टिव है, जैसे अमृतपाल सिंह का आपने देखा होगा, वो आजकल वहां पे जेल में है आसाम में, तो उसको भी रिलीज किया जा सकता है इलेक्शन से पहले। तो मोटिव यही है कि एक कंट्रोल्ड रेडिकल जो थोड़ा सा जो है एलिमेंट्स हैं वो कंट्रोल में रहें, लेकिन वो एक एटमोसफियर क्रिएट करें कि खालिस्तान का या लाइक दिस। तो उसमें बीजेपी को फायदा हो सकता है हिंदू वोट लेने का। सो पोलिटिकली इसको इस तरीके से हम देखते हैं। मेरा एक आखिरी सवाल है कि जैसा कि आपने बताया कि ये फिल्म सभी जगह पहुंच गई है, तो आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं इंडिया में जिनसे आपकी बात हो रही है, या कनाडा में जो पंजाबी कम्युनिटी है, उनमें क्या बात हो रही है इस फिल्म को लेकर? किस तरीके का रिस्पॉन्स है?
हाँ, लोगों में तो देखो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है। जैसे आपको मैंने बताया कि बहुत से गांवों में अब जो ये वारिस पंजाब दे ऑर्गेनाइजेशन है अमृतपाल सिंह की, उन्होंने शुरू कर लिया है दिखानी। तो लोग जो इसको डिस्कस कर रहे हैं, एक्चुअली एक ह्यूमन राइट्स का इशू जो बहुत इग्नोर हो रहा था, उसके ऊपर दोबारा से जो डिस्कशन है वो शुरू हो गई है। जो ह्यूमन राइट्स के यहाँ पे कनाडा में तो ज्यादा इन चीजों को डिस्कस करते हैं, ह्यूमन राइट्स के ऊपर काफी चर्चा होती है। हालांकि कई लोग इसको खालिस्तान के साथ भी जोड़ देते हैं कि ये खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं वो है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये चर्चा होनी चाहिए खालिस्तान के ऊपर, और इस फिल्म के साथ ही ये चर्चा दोबारा से शुरू हुई है, क्योंकि बहुत ज्यादा सब्जेक्ट जो इग्नोर था। और पंजाब में आजकल खास तौर पे ऐसा एटमोसफेयर है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बातें होती हैं, और लोग इसलिए भी थोड़े से इससे फिल्म से अटैच हो रहे हैं कि ये ह्यूमन राइट्स का इशू है, तो इसको डिस्कस करना चाहिए। और लोग देख रहे हैं, मतलब इतना क्रेज है सोशल मीडिया के ऊपर। अब मेरे आप ये अंदाजा लगा लो कि मैंने एक स्टोरी की थी, उस वक्त तो मुझे नहीं पता था कि फिल्म बनेगी कभी। मेरे पास आप देखो कि इतने फोन आते हैं, मतलब कोई रेडियो स्टेशन है यहाँ पे कनाडा पे, उन पे वो पूछ रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं। और कितने यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पे मैं दे चुका हूँ। मतलब आप आपसे पहले कर चुका हूँ दो, अभी मेरी आज ही और है पॉडकास्ट। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत लोगों में इसको इशू हाईलाइट हुआ है। ये फिल्म ने एक नए तरीके से इसको हाईलाइट किया है। तो रेडिकल्स को वैसे फायदा नहीं होगा, लेकिन हाँ पॉलिटिकली जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो इसका फायदा जरूर उठाएंगी आने वाले टाइम में, क्योंकि इलेक्शन है जनवरी या फरवरी में पंजाब में। तो कांग्रेस के ऊपर पहले भी 1984 का जो दिल्ली दंगे हुए थे, उसका एक ब्लॉट है। तो एक ये कहने के लिए तो है ही ना कि कांग्रेस के टाइम में हुआ। सतिंदर जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। बहुत शुक्रिया आपकी रिपोर्टिंग का भी, आपके उस वक्त की मेहनत का भी, जिसका नतीजा ये रहा कि हमें जानकारी मिली, लोगों तक पहुंची, और उसके फलस्वरूप आज ये फिल्म आई है और हम उन अट्रॉसिटीज़ के बारे में, खालड़ा जी के बारे में एक बार फिर से बात कर रहे हैं। और बहुत सारा शुक्रिया इंडियन एक्सप्रेस हिंदी के व्यूअर्स का। हम ऐसी ही बातचीत आप तक और भी लाते रहेंगे। मेरा नाम है केतन, देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।